इस वीडियो में हम निदर्शन के प्रकार और निदर्शन के प्रकार में भी जो तीसरा प्रकार है वह है स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन, जिसको मिश्रित निदर्शन के नाम से भी जानते हैं। इस विधि का जहाँ तक सवाल है तो ये विधि देव निदर्शन और सविचार निदर्शन का एक मिश्रित रूप हम कह सकते हैं। इसीलिए इसको मिश्रित निदर्शन के नाम से जानते हैं। इस विधि का प्रयोग दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन दोनों के लाभ को एक साथ प्राप्त करने के लिए जहाँ तक अनुसंधानकर्ता इसका प्रयोग करता है, इसमें अनुसंधानकर्ता जहाँ तक है सर्वप्रथम समग्र को एक विचारपूर्वक कई सजातीय वर्गों में विभाजित कर लेता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक समग्र में बहुत सारी विशेषताओं वाली इकाइयाँ होती हैं, तो उसको एक सजातीय वर्गों में उस समग्र को बांट लेता है और उसके बाद वह प्रत्येक वर्ग में से एक निश्चित संख्या में देव निदर्शन की विधि के माध्यम से इकाइयों का चुनाव करता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ हम लें कि यदि हमें दिल्ली या बॉम्बे नगर में जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है, तो इसमें अनुसंधानकर्ता सबसे पहले संपूर्ण नगर को विभिन्न जातियों में बांटेगा और विभिन्न जातियों में बांटने के बाद जब विभिन्न जातीय वर्ग जो निश्चित हो जाएंगे, उसमें से प्रत्येक जाति या समूह में से वह देव निदर्शन विधि के माध्यम से एक निश्चित मात्रा में जब इकाइयों का वो जो चुनाव करेगा या करता है, तो वो स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन के अंतर्गत आता है। इस विधि का जहाँ तक सवाल है तो इस विधि का प्रयोग अनुसंधान करता उसी समय करता है जब समग्र की सभी इकाइयाँ सजाती न हों, क्योंकि जहाँ समग्र की सभी इकाइयाँ सजाती हैं तो उसको विभिन्न सजाती आधार पर बांटना संभव नहीं होगा। तो इसका प्रयोग उसी स्थिति में किया जाता है जहाँ हमारा समग्र विजातीय है, विजातीय विशेषताओं वाला है, बहुत सारी विशेषताओं वाला है। जिन इकाइयों के समान लक्षण हों उन्हें एक वर्ग के अंतर्गत रख लेता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ग में से वह एक निश्चित मात्रा में देव निदर्शन के माध्यम से कुछ इकाइयों को चुन लेता है। तो जहाँ तक है इससे स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन की जहाँ तक हम बात करें, तो जब अनुसंधान करता अपने निदर्शन का जब चुनाव करता है तो वहाँ कुछ उसके सामने कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ कठिनाई हैं। तो उसके लिए कुछ आवश्यक बातें यहाँ बताई गई हैं, आवश्यक उसको सावधानी रखने की बात कही गई है कि स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन का चुनाव करते समय वह किन बातों का ध्यान रखेगा, क्या क्या सावधानी रखेगा। तो वहाँ हम इसमें कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे, जिसमें पहली सावधानी उसको रखना है कि समग्र की सभी विशेषताओं को ज्ञात कर वह विभिन्न स्तरों में बांट ले। ये पहली इसकी सावधानी है। पहली इसको यानी ये बात याद रखने योग्य है कि समग्र की जितनी भी विशेषताएं वाली इसमें इकाइयाँ हैं, मानो हमारा समग्र बहुत बड़ा है और विभिन्न विशेषताओं वाला भी है, तो उसको क्या करना है, वह पहले सभी विशेषताओं को पहले तो ज्ञात कर ले, उनका अवलोकन कर ले, उनका ध्यान कर ले कि कौन कौन सी विशेषताओं वाला हमारा समग्र है, और फिर जितनी भी विशेषताओं वाला जो हमारा समग्र है उसको विभिन्न वर्गों में अलग अलग स्तर पर उनको बांट ले।
क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तो यहाँ हमारा जो स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन की जो उसकी जो उद्देश्य है या जिसके माध्यम से वो निदर्शन का चुनाव करता है वह संभव नहीं हो पाएगा। तो पहले इसकी सावधानी है कि जो भी हमारा समग्र है उसको विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न स्तरों में उसको बांट ले। जैसे हमने पहले भी कहा था कि मान लो एक समग्र में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जातियों के अंतर्गत उसको एक समग्र या अपने निदर्शन का चुनाव करना है तो पहले क्या करेगा, विभिन्न जातिगत आधार पर उसको विभिन्न स्तरों में बांट लेगा और फिर उस विभिन्न स्तरों में बांटने के बाद में वह एक दैव निदर्शन के माध्यम से प्रत्येक स्तर में से एक निश्चित अनुपात में जितना बड़ा हमारा समग्र है जो हमने बांटा है उसमें से वह निश्चित इकाइयों को प्राप्त कर लेगा। तो हमारा जो निदर्शन होगा वह प्रतिनिधिपूर्ण होगा। दूसरी सावधानी की जहाँ तक बात है तो वो ये बताई गई है कि अनुसंधानकर्ता प्रत्येक स्तर का आकार यहाँ पर्याप्त रखना आवश्यक होगा। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को आवश्यक होता है कि वह प्रत्येक स्तर का आकार इतना बड़ा अवश्य रखे जिसमें से एक निदर्शन हेतु इकाइयों का चयन किया जा सके, क्योंकि जब निदर्शन उसमें से चुनाव नहीं कर पाएगा तो वो भी हमारा यानी जो अनुसंधानकर्ता का जो उद्देश्य है वह भी फेल हो जाएगा। तो हम प्रत्येक स्तर का आकार कम से कम इतना रखें कि जिसमें से हम दैव निदर्शन के माध्यम से अपने निदर्शन का चुनाव कर लें। जो भी हमने विभिन्न यानी सजातीय जो स्तरों का निर्माण किया है, विभिन्न वर्गों का निर्माण किया है, तो प्रत्येक वर्ग का हमारा आकार इतना हो जिसमें से हम दैव निदर्शन के माध्यम से निदर्शन का चुनाव कर लें या इकाइयों का चुनाव कर लें। तीसरी यहाँ आवश्यक बात आती है कि प्रत्येक वर्ग में पूर्ण सजातीयता का होना यहाँ आवश्यक है। जैसा कि इसके अंतर्गत जब विभिन्न स्तरों में पूर्ण रूपेण सजातीयता होगी तो प्रत्येक वर्ग में आने वाली इकाइयों में एक रूपता भी होगी तथा एक वर्ग समग्र के एक ही गुण का प्रतिनिधित्व करेगा। तो जो भी हमने जो स्तरों में उस समग्र को बांटा है उस समग्र की में जितने भी हमने वर्गों का निर्माण किया है, विभिन्न स्तरों का निर्माण किया है, उसमें से प्रत्येक स्तर पर या प्रत्येक वर्ग में पूर्ण सजातीयता होना भी आवश्यक है। वहाँ भी यदि प्रत्येक जो स्तर जो हमने बनाए हैं उन स्तरों में भी यदि हमको विजातीयता पाई जाती है तो उस स्थिति में अनुसंधानकर्ता को निदर्शन का चुनाव करने में बड़ी कठिनाई महसूस होगी। तो ये आवश्यक है कि जितने भी उसने स्तरों का निर्माण किया है, विभिन्न वर्गों का निर्माण किया है सजातीयता के आधार पर, तो वहाँ प्रत्येक वर्ग में पूर्ण सजातीयता हो। अगली जो बात है वो है कि वर्गों की समस्त इकाइयों के अनुपात में निदर्शन का चुनाव करना चाहिए। यहाँ अनुसंधानकर्ता के सामने एक यह बात भी या एक सावधानी ये भी रखना उसको आवश्यक है कि उसने जितने भी वर्गों का जो निर्माण किया है, विभिन्न स्तरों का जो निर्माण किया है, मान लो वहाँ कोई आवश्यक नहीं है कि सभी वर्ग हमारे बराबर के हैं, सभी वर्गों में इकाइयों की संख्या समान है। यहाँ ये भी हो सकता है कि कोई वर्ग बड़ा है, कोई वर्ग छोटा है, क्योंकि वहाँ सजातीयता के आधार पर हमने वर्गों का निर्माण किया है, विभिन्न स्तरों का निर्माण किया है। तो जितना हमारा वर्ग कोई बड़ा है सजातीयता के आधार पर, तो वहाँ बड़े वर्ग में से हम उसी अनुपात में से दैव निदर्शन के माध्यम से इकाइयों का चुनाव करेंगे। यदि वर्ग हमारा छोटा है तो वहाँ उसके अनुपात में हम इकाइयों का चुनाव करेंगे, और जहाँ वर्ग बड़ा है तो उसके अनुपात में ही हम उस वर्ग में से दैव निदर्शन के माध्यम से इकाइयों का चुनाव करेंगे। ये भी एक अनुसंधानकर्ता को इस प्रकार के निदर्शन का चुनाव करने से पहले बात रखना यानी याद रखना बहुत ही आवश्यक है। और एक है कि वर्गों में स्पष्टता का होना।
इसके अंतर्गत यानी हम ये कह सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से जब अनुसंधान करता किसी निदर्शन का चुनाव करता है तो वहाँ वर्ग स्पष्ट तथा सुनिश्चित होने चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में आ जाए और कोई भी इकाई एक से अधिक वर्गों में न आए। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो भी हमारा जो वर्ग हमने जो बनाया है, स्तर जो बना है, वो वर्ग हमारा स्पष्ट होना चाहिए, जिसमें कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में शामिल हो जाए और ऐसा भी नहीं हो कि कोई इकाई एक वर्ग से दूसरे वर्गों में भी शामिल हो जाए। इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी इकाई है वो स्पष्ट रूप से किसी एक वर्ग की ही सदस्य होना चाहिए। तो ये कुछ हमारी यानी सावधानियां हैं, इन सावधानी को रखना यहाँ उसे आवश्यक होता है। अब यहाँ बात आती है कि इस स्तर ये वर्गीकृत या स्तरित जो निदर्शन है, इसकी महत्व क्या है, इसका गुण क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, तो वो हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ बता सकते हैं जो कि सामने दे रखे हैं। तो इसमें वो नंबर 1 की हम बात करें तो गुण ये है कि प्रत्येक वर्ग की इकाई का चुनाव। प्रत्येक वर्ग की इकाई का चुनाव से यहाँ तात्पर्य ये है कि इस विधि के द्वारा निदर्शन निकालने वाले को निदर्शन के चुनाव में जहाँ अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो इसमें समग्र के प्रत्येक वर्ग की इकाइयों को निदर्शन में स्थान प्राप्त हो जाता है और वह किसी वर्ग के छूटने की संभावना यहाँ पर नहीं रहती है। उद्देव निदर्शन में यद्यपि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना रहती भी है, किंतु फिर भी कई बार महत्वपूर्ण वर्ग छूट जाते हैं और जब अनुसंधानकर्ता इसे स्तरित निदर्शन के माध्यम से अपने निदर्शन का चुनाव करता है तो यहाँ इस प्रकार की गलती की संभावना नहीं रहती है। दूसरे इसका महत्व है कि थोड़ी इकाइयों में से ही प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव हो जाता है। एक अच्छा इसकी ये भी है कि इस विधि के माध्यम से यदि अनुसंधानकर्ता ने वर्गीकरण उचित प्रकार से किया है तो वहाँ वह थोड़ी सी इकाइयों में से भी प्रतिनिधिपूर्ण इकाइयों का चुनाव कर सकता है। वहीं जब हम दैव निदर्शन में बात करें तो दैव निदर्शन में प्रतिनिधित्वता के लिए इकाइयों का पर्याप्त मात्रा में चुना जाना आवश्यक होता है। तो यहाँ एक इसकी अच्छाई है कि हम छोटी सी इकाइयों में से, बहुत कम इकाइयों में से भी हम उन इकाइयों का चुनाव कर सकते हैं जो प्रतिनिधिपूर्ण हमारे लिए या हमारे शोध के लिए हो सकते हैं। अगले बिंदु के रूप में यहाँ हम देखते हैं कि इकाइयों का प्रतिस्थापन सरल। इसका यहाँ तात्पर्य ये है कि इस विधि में इकाइयों का जो प्रतिस्थापन होता है वह बहुत ही सरल होता है। यदि प्रारंभिक निदर्शन में चुनी हुई किसी इकाई से संपर्क स्थापित नहीं हो सकता है तो उसके स्थान पर हम उसी वर्ग में से दूसरी इकाई चुन सकते हैं। तो इस परिवर्तन से निदर्शन के प्रतिनिधिपूर्ण होने का यानी बहुत ही संभावना बढ़ जाती है। तो एक इसकी यहाँ एक ये भी एक हम कैसे कहते हैं अच्छाई है, इसका एक गुण है कि जहाँ पर हम इकाइयों का प्रतिस्थापन आसानी से कर सकते हैं। मान लो एक इकाई का हमने चुनाव कर लिया और उसमें से हमारा वो प्रतिनिधिपूर्ण नहीं है तो हम उसकी जगह दूसरी किसी इकाई का भी यहाँ चुनाव आसानी से कर सकते हैं। और अंत में इसकी एक अच्छाई बताई है कि समय व धन की बचत होती है। यह स्वाभाविक है और एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही सभी के लिए अच्छा गुण है कि इसके माध्यम से या इस विधि के माध्यम से
जब वर्गीकरण के द्वारा निदर्शन का चुनाव एक इस प्रकार से किया जाता है कि जहाँ निदर्शन की अधिकांश इकाइयाँ भौगोलिक दृष्टि से मान लो कहीं केंद्रित हैं, तो ऐसे अध्ययन में धन व समय की अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत बचत होती है। उद्यम निदर्शन में इकाइयाँ बिखरी होने के कारण इकाइयों के चुनाव में इस प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। तो यहाँ एक इसकी ये अच्छाई है कि इसके माध्यम से जब अनुसंधानकर्ता अपने निदर्शन का चुनाव करता है तो वहाँ समय व धन की बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है और उसे एक प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन उसको प्राप्त हो जाता है। अब आगे वही कि जहाँ अच्छाई हैं वहाँ बुराई भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ सीमाएँ भी हैं। तो वो ये है कि यहाँ इसके कुछ दोषों का भी उल्लेख किया है और दोषों में यदि हम देखें तो पहला जो दोष है कि पक्षपात की संभावना। किसी भी अनुसंधान के लिए जो पक्षपात है वह बहुत ही हानिकारक होता है। यह हम कह सकते हैं जहाँ पक्षपात की भावना शामिल हो जाती है या पक्षपात शामिल हो जाता है या वहाँ निष्पक्षता नहीं रहती है, तो वहाँ अनुसंधान के माध्यम से या शोध के माध्यम से जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वो हम कह सकते हैं कि वो सटीक नहीं रहता। वह भी एक पक्षपातपूर्ण कह सकते हैं कि निष्कर्ष होता है। तो ये विधि जो एक इस प्रकार की विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपना रुचि अरुचि को यहाँ शामिल कर सकता है, जिससे वहाँ पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। ये हम कह सकते हैं पक्षपात को बल मिलता है और जहाँ पक्षपात को बल मिलता है वहाँ हमारा वैज्ञानिक या हम कहेंगे वस्तुनिष्ठ कोई निष्कर्ष निकले तो वो संभव नहीं होता। तो ये एक हमारा इस विधि का दोष कह सकते हैं, एक सीमा कह सकते हैं। और दूसरा है कि एक से अधिक गुणों वाली इकाई एक वर्ग में आने पर अनुसंधानकर्ता को बड़ी कठिनाई महसूस होती है। इसके अंतर्गत एक यानी प्रतिनिधिपूर्ण होने के लिए निदर्शन का जो हम जहाँ तक हम मानते हैं कि समानुपातिक होना बहुत ही जरूरी है, किंतु जब भिन्न भिन्न वर्गों के आकार में यदि बहुत अधिक भिन्नता है, यानी हमारी इकाइयों में बहुत ज़्यादा विषमता है, समरूपता नहीं है, विविधता है, तो उनमें समानुपात का गुण लाना या प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। और साथ ही वहाँ निदर्शन के चुनाव करने वाले व्यक्ति की एक व्यक्तिगत रुचि का भी निदर्शन के चुनाव पर वहाँ प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ व्यक्तिगत रुचि किसी निदर्शन के चुनाव में आ जाती है तो वो एक हम कहें कि व्यक्तिनिष्ठता स्पष्ट होती है, वहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं रहती। और जहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं रहती वहाँ विज्ञान नहीं होता, और जहाँ विज्ञान नहीं होता वहाँ कोई भी शोध है उसका जो निष्कर्ष है वह सही साबित नहीं होता है, पक्षपातपूर्ण होता है, पूर्वाग्रहपूर्ण होता है। तो ये कुछ इसके हमने यहाँ दोष भी देखे। आज हम इस वीडियो में यहीं तक अपनी बात को विराम देते हैं। आगे के वीडियो में हम जब देखेंगे